हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फोर्थ वाला चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो बच्चों, पहला जो हमारा गुट था ये था पूंजीवादी समूह का गुट। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा अमेरिका। ठीक है, यूएसए जिसे बोला जाता है। और दूसरा ध्रुव कौन सा था? दूसरा ध्रुव था हमारा समाजवादी ग्रुप। ठीक है, समाजवादी गुट, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था यूएसएसआर। इट मींस की सोवियत संघ। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद, तो ये जो दो ध्रुवीय व्यवस्था कब टूटी, इसमें ये बात करी जा रही है जो 1991 में हमारा जो यूएसएसआर का विघटन हुआ था उसकी। ठीक है, आपको पता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था दिसंबर 1991 में। उसके बाद जो है विश्व में ये आशंका की जाने लगी कि भाई अब तो जो है दो ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। अब जो है एक ही ध्रुव बचेगा, और वो ध्रुव कौन सा था? वो था अमेरिका। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी थे। ठीक है, जिनमें कुछ देश, कुछ प्रमुख संगठन जिसके प्रमुख थे। ठीक है, तो कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करा इन सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों ने। ठीक है, यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में चलने वाली जो इनकी ऐतिहासिक जो दुश्मनियां थी और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने और इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला, और चीन का ये जो आर्थिक उभार कब हुआ था? ये हुआ था इन 1978 में। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है चाइना का। ठीक है, जिसमें क्या बात करी जा रही है? देखो, ये है चाइना के क्रांति के प्रणेता माओ। ठीक है, और ये है अब चाइना कैसा दिखता है उसकी बात ही बता रहा है। तो इस चित्र को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है? 1978 के दिसंबर में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर, जिसे कि बोला जाता है मुक्त द्वार, की नीति चलाई थी। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में चीन उभरा। ये जो तस्वीरें हैं वो चीन में विकास की तेजी से बदलती हुई प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली जो तस्वीर है ये क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। और चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति हुई थी इन 1949 में। ठीक है, जिसे कि चीन की साम्यवादी क्रांति भी बोला जाता है। ये हुई थी 1949 में, चीनी क्रांति। ठीक है, अच्छा, जो पहले वाला चित्र है इसमें ये कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही भाई सबसे व्यापक रास्ता है। ठीक है, मतलब हम तो भाई समाजवादी अपनाएंगे। दूसरी जो तस्वीर है ये शंघाई की है, जो कि चीन का एक बहुत ही बड़ा शहर है। ठीक है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। देखो बच्चों, ये वाला चित्र आप देखो। ठीक है, और फिर आप जो है ये वाला चित्र देखो, कितना डिफरेंस है इन दोनों ही चित्रों में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, जिसमें कि यूरोपीय संघ के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। जब दूसरा विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध हमारा कब समाप्त हुआ था? ये हमारा समाप्त हुआ इन 1949 में, सॉरी 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे कि क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए
या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। बच्चों, मैं आपको थोड़ा यहाँ बताती हूँ, अगर आपको कुछ याद हो तो जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है ये दो गुटों के बीच में हुआ था। ठीक है। जिसमें एक हमारा जो गुट था वो था मित्र राष्ट्रों का गुट, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे राष्ट्र थे। ठीक है। और दूसरा हमारा जो गुट था ये था एक्सिस पावर, एक्सिस राष्ट्र जिन्हें की धुरी राष्ट्र बोला जाता था, जिसमें कि जर्मनी, जापान और इटली आते थे। ठीक है। तो देखो ये क्या बात बता रहा है, ये कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने हुए थे। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के संबंध बने हुए थे इन यूरोपीय देशों में। ठीक है। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, जिसे कि मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और ये मार्शल योजना क्या थी भाई? अमेरिका ने क्या किया था कि यूरोप के देशों में, स्पेशली जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, के देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी ताकि वो अपना पुनर्निर्माण कर सके। ठीक है। वित्तीय योजना प्रदान की अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था हमारा 1948 से लेके 1948 से लेके 1952 तक कंटिन्यू अमेरिका ने यूरोप को वित्तीय सहायता प्रदान की उसके पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को भी जन्म दिया जो कि हम अपने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन था जिसकी जो स्थापना है ये अप्रैल 1949 में की गई थी। ठीक है। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। इसे थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है। 1949 में गठित, तो भाई 1949 में फिर किसका गठन किया गया? 1949 में गठन किया गया यूरोपीय परिषद। और जहां पर भी ये परिषद वर्ड आ जाए इसका मतलब इसका संबंध है किसी राजनीतिक गतिविधि से। ठीक है। तो इस यूरोपीय परिषद जो जिसका गठन किया गया इन 1949 में, इसने राजनीतिक सहयोग के मामले में ये एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। ठीक है। और इसे हम इस एकीकरण को कालक्रम में देखेंगे जो कि एक चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है आपके नेक्स्ट वाले पेज पे। और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी गठन किया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई
ठीक है, देखो बच्चों ये कहाँ की बात हो रही है, अभी तक बात करी जा रही है 1957 तक की। अभी तक इसमें यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन संघ में पश्चिमी यूरोप के देश ही शामिल थे। इसमें पूर्वी यूरोप का कोई भी देश शामिल नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ दिसंबर 1991 में सोवियत गुट का पतन। ठीक है, तो सोवियत गुट के पतन के बाद में जो सोवियत गुट में जो पूर्वी यूरोप के जो देश मिले हुए थे वो भी यूरोपीय संघ के सदस्य बने। ठीक है, इसलिए क्या हुआ फिर 1992 में इस प्रक्रिया की जो परिणति है, परिणति मीन्स इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, वो यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। ठीक है, एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की जो कोशिश वो कर रहा था वो तो बिल्कुल असफल हो गई, लेकिन फिर भी इसका एक अपना झंडा है, अपना गान है। ठीक है, अपना एक स्थापना दिवस है। इसके अलावा इसकी एक अपनी मुद्रा है, और इसकी मुद्रा कौन सी है, इसकी मुद्रा को कहा जाता है यूरो। ठीक है, यूरो इसकी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में भी इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार करने की कोशिश की है। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है पहले ही। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक जो देश थे, अनेक देशों के लोग इस बात को लेके कुछ ज्यादा खास उत्साहित नहीं थे कि भाई जो पूर्वी यूरोप के जो देश है वो इनमें शामिल हो। ठीक है, कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी अब वो जो है यूरोपीय संघ को दे दी जाए। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर की कौन है, फर्स्ट नंबर की है अमेरिका, और सेकंड नंबर की कौन है, वो है यूरोपीय संघ। इसका जो सकल घरेलू उत्पादन है, इट मीन्स की इसकी जीडीपी, वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, जो कि अमेरिका के ही लगभग है। इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैन्य जो शक्ति है, जो सैन्य शक्ति है का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति बहुत ही ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से देखें तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। फर्स्ट किसके पास है, फर्स्ट है अमेरिका के पास में। इसका जो टोटल जो रक्षा बजट है वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। यूरोपीय संघ के जो देश है, एक प्रमुख देश फ्रांस, उसके पास तो भाई परमाणु हथियार भी है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस के पास जो है करीब 335 परमाणु हथियार उपलब्ध है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अपने मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, टोनी ब्लेयर,
तो अमेरिका के साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के बिल्कुल खिलाफ थे। और ये इराक पर अमेरिकी हमला कब किया गया था? तो बच्चों ये जो हमारे खाड़ी युद्ध है उनकी बात यहाँ करी जा रही है। हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था इन 1990 में, और सेकंड वाला जो हमारा हुआ था वो हुआ था इन 2003 में। ठीक है। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेके भी भाई काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थी वहां की मार्गरेट थैचर ने भी ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने भी मॉस्ट्रिच की संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं मानेंगे इसे। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता जो है वो सीमित हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक वर्ड आया है मॉस्ट्रिच की संधि। तो भाई ये मॉस्ट्रिच की संधि क्या थी? तो बच्चों देखो ये मॉस्ट्रिच की संधि जो है इसे यूरोपीय संघ की संधि भी बोला जाता है। ठीक है, इट मीन्स की यूरोपीय संघ कब बना? ये बना इन 1992 में मॉस्ट्रिच की संधि के द्वारा। ठीक है, इस संधि के तहत क्या कहा गया? इसके तहत जो सभी यूरोपीय नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने का और इसके अलावा वहां पर बसने का समान अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो यही एक प्रमुख कारण था ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चार्ट आया है आपके इसमें, तो हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। इस चार्ट में क्या क्या कहा जा रहा है? यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ावों की बात इसमें करी जा रही है। देखो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया इन 1945 में। ठीक है, उसके बाद में जो पूरा जो यूरोप है वो विध्वंस उसपे हुआ था, क्योंकि हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य अखाड़ा था जहां पर कि युद्ध लड़ा गया था वो तो यूरोप ही था। ठीक है, तो यूरोप का विध्वंस तो होना ही था। ठीक है, तो 1945 के बाद में फिर अप्रैल 1951 में क्या शुरू हुआ भाई? अब यूरोप का विध्वंस तो हो गया, लेकिन अब हमें पुनर्निर्माण भी तो करना है। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप के 6 देश, इसमें कौन कौन से थे? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। ठीक है, फिर इन 1957 में क्या हुआ? इन्हीं जो 6 देशों ने एक रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। अब 1973 में क्या हुआ कि डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी यूरोपीय समुदाय के सदस्य बन गए। ठीक है बच्चों, 1973 में ब्रिटेन ईयू का सदस्य बन गया। अब 1979 में क्या हुआ कि यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। 81 में यूनान, जिसे कि ग्रीस भी बोला जाता है, इसने यूरोपियन समुदाय की सदस्यता ली। 1985 में शांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच जो सीमा नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया। इन 1986 स्पेन और पुर्तगाल ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली, उसमें वो शामिल हो गए। 1990 में क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, इन 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मॉस्ट्रिच की संधि पर दस्तखत हुए, जिसकी बात यहाँ पर बताई जा रही थी आपको। 1993 में क्या हुआ? एक एकीकृत बाजार का गठन किया गया। ठीक है, इन जनवरी 2002 में एक नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों के द्वारा अपनाया गया। 2004 में क्या हुआ कि साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। ठीक है, इन जनवरी 2007 बुल्गारिया, रोमानिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए और स्लोवेनिया ने यूरो को, जो कि यूरोपियन मुद्रा है, इसे अपनाया। इन 2009 लिस्बन की संधि लागू हो गई और ये लिस्बन की संधि जो है ये यूरोपीय संघ में सुधार से संबंधित एक संधि है। इन 2012
यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इन 2013 जो क्रोएशिया है वो यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। ठीक है बच्चों, इन 2016 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह में क्या कहा गया कि भाई जो 51.9% जो वहां के वोटर्स थे, जो मतदाता थे, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई जो ब्रिटेन है उसे तो यूरोपीय संघ से बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो है इसके बाद में 2020 तक आते आते जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ठीक है, क्यों? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग क्यों हुआ? 1973 में तो ब्रिटेन आ गया था यूरोपीय संघ में, तो ऐसा क्या कारण था कि इस पूरे जो यूरोपियन कम्युनिटी में से केवल ऐसा ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जो कि यूरोपियन संघ से ब्रेक्जिट हो गया। ठीक है बच्चों, पहले तो इस वर्ड को समझ लेते हैं हम, ब्रेक्जिट। देखो BREXIT, EXIT, ठीक है, BR ब्रिटेन, EXIT इट मींस की एग्जिट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो मेन रीजन था वो था मॉस्ट्रिच की संधि। और मॉस्ट्रिच की संधि में क्या कहा गया था कि भाई जो भी नागरिक हैं, ठीक है, उन्हें परस्पर एक दूसरे देश में आने जाने का और बसने का अधिकार होगा। ठीक है, तो भाई ब्रिटेन को ये लगा कि भाई ऐसे तो कोई भी यूरोपियन कंट्री का जो नागरिक है, जो कोई भी व्यक्ति है, तो ब्रिटेन में आके बस जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या होगा भाई, ब्रिटेन में आके बस जाएगा तो ब्रिटेन के जो मूल लोग हैं, जो मूल नागरिक है, उनके लिए रोजगार के अवसर कम होंगे। ठीक है, और एक रीजन ये भी था कि भाई जो ब्रिटेन अपने नागरिकों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए जो भी अच्छी पॉलिसी चलाता था उनके हित के लिए। ठीक है, अब उन पॉलिसीज का फायदा उन बाहरी लोगों को भी मिलेगा जो कि ब्रिटेन के नागरिक ही नहीं थे, जो कि वहां आकर बस गए थे। ठीक है, तो यही कारण थे कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट हो गया। ठीक है बच्चों, एक मैप भी आया है आपके इसमें चैप्टर में, इसे भी हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें ये जो पर्पल कलर से इस मैप में बताया गया है ये है यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य। इसके अलावा ऑरेंज कलर वाले हैं यूरोपीय संघ के नए सदस्य। ठीक है, पुराने सदस्य में देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जिसे कि ब्रिटेन बोला जाता है, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस जिसे कि यूनान भी बोलते हैं। ठीक है, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। ये है यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य। अब नए सदस्य कौन से हैं भाई? ठीक है, तो इसमें आता है एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, और ये स्लोवेनिया। ठीक है, ये हैं यूरोपीय संघ के नए सदस्य। अब देखो बच्चों, एक चीज है, ये है यूरोपीय संघ का झंडा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का यूरोपीय संघ, ये कंप्लीट होता है। और आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है आसिया। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपके कोई भी सजेशन है तो आप वो मुझे भेजें। थैंक यू बच्चों।